हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज एसएन मैम, योर बायोलॉजी मेंटर, वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन एट माय क्लासरूम प्लेटफॉर्म। आज हम बच्चा डिस्कस करने वाले हैं एनएसओ का जो पेपर क्लास 12th में बायोलॉजी का सेक्शन लिया गया था 2019-20 के अंदर। हाँ जी बच्चा, 2019-20 के अंदर जो एनएसओ ने साइंस का पेपर डिस्कस किया था, जो पेपर बच्चों के लिए आया था, उसका हम डिटेल एनालिसिस, डिटेल सोल्यूशन जो है ये आपके लिए लेकर आए हैं। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हेल्प करने वाले हैं एनएसओ 2023 को क्रैक करने के लिए। आपको आइडिया होगा इससे कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग कैरी आउट होती है एनएसओ के एग्जाम में। पेपर स्टार्ट करेंगे, बट पेपर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक टू सर्टेन गाइडलाइंस एंड रूल्स जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको OMR शीट मिलेगी उसके ऊपर आपको अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, योर स्कूल कोड, योर रोल नंबर, योर मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से आपको फिल करनी है, बिकॉज आपके फोन नंबर पे ही आपका फाइनल रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। अगर हम बात करें कि पेपर किस तरीके से आएगा, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द पेपर, तो 3 पार्ट के अंदर पेपर डिवाइडेड होगा बच्चा। फर्स्ट सेगमेंट विल बी ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है टू अटेम्प्ट। सेकेंड सेगमेंट के अंदर साइंस का पोर्शन रहेगा। यहां पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से मिलाकर 35 क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, जिसके अंदर क्लास 10th का तो सिलेबस आएगा ही आएगा, क्लास 9th के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो यू हैव टू वंस गो थ्रू द क्लास 9th सिलेबस एज वेल। देन थर्ड सेगमेंट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ अचीवर सेक्शन, जहां पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे, बट ये 5 क्वेश्चंस आपकी ब्रेन स्ट्रोमिंग पे डिपेंड कर रहे होंगे। कोर्स जो है वो सेक्शन साइंस का और अचीवर सेक्शन का सेम रहने वाला है, दैट इज मेजर पोर्शन फ्रॉम योर 10th एंड स्मॉलर पोर्शन फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। अब ये जो टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से लॉजिकल रीजनिंग और साइंस वाला सेक्शन 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, बट अचीवर सेक्शन जो है 5 क्वेश्चन जो होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 3 मार्क्स। तो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत है। एंड देयर इज वन गुड थिंग दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन गो स्ट्रेस फ्री। आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है और उन्हें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका नंबर आता है OMR शीट फिल करने का। OMR शीट फिल करने के लिए आप HB पेंसिल, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं, बट एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आता है आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शंस A, B and C, D, उस सर्कल को ही आपको डाकन करना है। रिमेनिंग 3 आपको अनटच छोड़ने हैं बच्चा। OMR शीट को बहुत अच्छे से, ध्यान से, पेशेंसली फिल करना है। एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन ये OMR शीट आपको अपने इन्वेजिलेटर को हैंड ऑन करनी है, घर साथ में लेकर नहीं जानी है, बिकॉज ये आपकी आंसर शीट है, इसी को ही एनालाइज किया जाएगा आपका रिजल्ट फ्रेम करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा 2019 एंड 20 के अंदर क्लास 10th में जो साइंस का पेपर आया था, उसमें से हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस सेक्शन, देन वी विल स्विच टू द अचीवर सेक्शन। साइंस सेक्शन के अंदर बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहता है हमें ये क्वेश्चन? हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं 1, 2 and 3। इन तीनों को रिकॉग्नाइज करना है और इनसे रिलेटेड कौन से फीचर्स मैच करते हैं टेबल में से दिए हुए ऑप्शंस में से, उनको हमें क्लब करके बाहर निकालना है। सबसे पहले चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। फिगर A जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज क्लेमाइडोमोनास। And the second structure is representation of again unicellular protozoan, that is paramecium. And the third given structure is
ऑफ फंगाई। तो अब इन तीनों से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हैं जो हम ढूंढ सकते हैं। P stands that the organism is unicellular. Figure 1 and 2 both represent to unicellular. So we can assign P to this figure and to this also. But the third figure is fungi, which is multicellular eukaryotic organism. So this will not fit with the third figure. Then multicellular nature is represented by Q. So we can opt Q for the third figure. Next, R stands for the aquatic habitat. Chlamydomonas grow in the aquatic habitat. So for this we can choose R. Paramecium is found in the aquatic habitat, so we can choose R for this as well. But fungi grows everywhere. Not necessary that it is going to be grow in the aquatic system. S stands for eukaryotic feature. Eukaryotes. अब eukaryotes unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी. Unicellular eukaryote को हमने कैटेगराइज किया अंडर किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बच्चा RH विटेकर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बाकी चारों के चारों किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक। ये दोनों आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर और ये आ रहा है फंजाई के अंदर। तो यूकैरियोट वाली टर्म हम इन तीनों के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। देन सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें सिंबल चूज करना है T। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट करता है विच इज यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी, तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है सेल्यूलोज की बनी हुई। फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है काइटिन की बनी हुई, बट पैरामीशियम बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। Then cell wall is absent, then we have to choose U. जब इन दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इनके लिए हम T ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट U के लिए हम किसे सेलेक्ट करेंगे? We will select to paramecium. Next is nature of mode of nutrition, autotrophic organism. If the organism is autotrophic, then we have to choose V. Chlamydomonas being the member of green algae, it is photosynthetic, while protozoans are not photosynthetic. Fungi is also not photosynthetic. The last term is heterotrophic organism. Protozoa show heterotropism. Either they can live as freely holozoic mode of nutrition or they can live on another organism where they can grow as parasite. But paramecium is a free living organism which grows as heterotrophic organism. So we use W for paramecium. And what about fungi? Can they prepare their own food? No, fungi also do not prepare their own food. They are saprotrophic in nutrition. They feed on dead and decaying substance. And saprotrophism is a kind of heterotrophic mode of nutrition. So W will go with third figure as well. Now, we have to select कि इन कॉम्बिनेशंस के साथ हमें गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सी चीज बेस्ट सूट करती है। तो फिगर 1 के साथ P, R, S, T और V। P, R, T, W नहीं है, P, R, S, T, V, it's here। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर सिर्फ एक को मैच करने से भी आ गया, बट वी हैव टू मैच फॉर अदर ऑल्सो। P, R, S, U, W, P, R, S, U, W एंड QSTW, QSTW। दैट मीन्स हमने जो कॉम्बिनेशन निकाला है दैट फिट्स एज पर द ऑप्शन नंबर D। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? D, जहां पे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, कुछ फीचर्स दे रखे हैं, हमें उन जम्बल्ड फीचर्स में से सेग्रीगेशन करना है जो हर एक इंडिविजुअल के लिए परफेक्टली सेट बैठते हो। ठीक है बच्चा। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is incorrect? जहां पे भी ऐसी चीज आपको मिले कि क्वेश्चन में क्या करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, which statement are true, which statement are false, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाइए और इन स्पेशल वर्ड्स को इनसर्कल कर दीजिए कुछ
बॉक्स में डाल दीजिए, स्टार लगा दीजिए, ताकि आपका ध्यान उस चीज पे भी रहे। बिकॉज कई बार क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, हम क्वेश्चन पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं पूछा क्या था, सही पूछा था या गलत पूछा था। तो उस चीज से हमें हमारा फोकस नहीं डेविएट करना है। लेट अस सी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्लेसेंटा अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर एंड फीटस। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फीटस की तरफ जाना और फीटस की बॉडी से वेस्ट मटेरियल और CO2 मदर की बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट होना, जिस बैरियर के थ्रू ये प्रोसेस कैरी आउट होगा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेसेंटा। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। सेकेंड स्टेटमेंट, the fetal part of the placenta consists of the cell of chorion which produce projection called chorionic villi. This is also absolutely true. Fetus is covered by different membrane which are called as embryonic membrane, out of which chorion is responsible for the proper holding along with the maternal tissues. So chorionic villi are developed at the junction of the formation of placenta. So this is also correct, जहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी। थर्ड स्टेटमेंट, एंटीबॉडीज कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। This statement is not true because मदर की बॉडी से IgG एंटीबॉडीज बनकर फीटस की बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक प्रोसेस। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ये IgG एंटीबॉडी जो है ये फीटस को इम्यूनिटी देने का काम करती हैं, जो मदर की बॉडी से बनेंगी, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगी और फीटस की बॉडी में एंटर करती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Next, placenta secrete pregnancy hormone required for supporting the fetal growth and metabolic changes in the mother during the pregnancy. Yes, placenta act as a temporary endocrine gland which secretes certain hormones. So this statement is also correct. Question में पूछा है what is incorrect, और incorrect है हमारा option number C. तो correct answer क्या जाएगा? C is the correct answer. Next question. Here we are given 4 figures 1, 2, 3, 4. They represent certain part or structure of animals. Identify a pair of structure that are analogous to each other and select the correct option. हमें यहाँ पे analogous structure समझनी है। Analogous structure identify करने के लिए पहले इसका meaning क्या होता है उस पे focus करते हैं। Structure can be of different origin but their function should be same, but their function should be same. तो दो चीजों पे फोकस करना है बच्चा, फंक्शन सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं वो क्या क्या हैं? 4 ऑप्शंस जो गिवन है दे आर फोरलिम्ब ऑफ whale, second one is forelimb of bat, third is flipper of whale, and fourth is pectoral fins of shark. अब यहाँ पे जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं फ्लिपर्स एंड पेक्टोरल फिल, इन दोनों का फंक्शन क्या है? पेक्टोरल फिन और फ्लिपर्स दोनों ही स्विमिंग में हेल्प कर रही है, और एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सी है? जो काम कर रही हो सेम स्ट्रक्चर, उनकी ओरिजिन उनका डिफरेंट हो सकता है। तो ऑन टू दैट बेसिस एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सी हुई? थर्ड वन एंड फोर्थ वन आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड की सेम है। अगर हमसे होमोलोगस स्ट्रक्चर पूछता तो हम जाते 1 और 2 के साथ, बट क्वेश्चन पूछ रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, देन वी विल गो विद द थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट,
Here we are given a diagram which represent different type of glands. Out of these glands, the function of these glands are mentioned in the form of statement. We have to find out the correct statement regarding these. तो जो अलग अलग ग्लैंड्स की मार्किंग कर रखी है उनके फंक्शन से कोरिलेट करते हुए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि ये ग्लैंड्स दे कौन कौन सी रखे हैं. तो लेट्स रिकॉग्नाइज देम फर्स्ट. द ग्लैंड एस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. द स्ट्रक्चर क्यू रिप्रेजेंट्स hypothalamus. Structure P represents pineal gland. T is representation of parathyroid gland. And structure R is thyroid gland. तो हमने यहाँ पे सारी ग्लैंड्स को रिकॉग्नाइज कर लिया. नाउ वी हैव टू कोरिलेट जो फंक्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं. फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं. द ग्लैंड P, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द पीनियल ग्लैंड, secretes a hormone which plays a role in promoting sleep. हमारी स्लीप वेक साइकिल को, बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करने का काम करती है पीनियल ग्लैंड. सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Second statement, gland Q, that is hypothalamus, secretes thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone को हम बच्चा शॉर्ट में लिख देते हैं TSH, that control the activity of thyroid gland. This TSH is secreted by pituitary gland, not by the hypothalamus. तो statement second is not correct. बिकॉज TSH का सिक्रीशन कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, ना कि हाइपोथैलेमस. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. हार्मोन रिलीज बाय ग्लैंड S, दैट मीन्स हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, enhances blood pressure by stimulating contraction of smooth muscles of the arteriole. यहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने का काम करता है ताकि ब्लड फ्लो तेजी से कैरी आउट हो. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट जो हमें यहां दे रहा है, दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड R. R मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द थायराइड ग्लैंड. अगर R ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हाइपोसिक्रीट हो रहे हैं, मीन्स उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, देन इट कैन कॉज मिक्सएडिमा विच इज अ डिजीज. और इसी ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन यानी ज्यादा सिक्रीशन से ग्रेव्स की डिजीज होती है. दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन कि थायराइड ग्लैंड का कम सिक्रीशन से मिक्सएडिमा और ज्यादा सिक्रीशन से ग्रेव डिजीज कैरी आउट होती है. Hormone secreted by gland T, that is the parathyroid gland, regulates the level of calcium and phosphate in the blood. This is also absolutely correct. Question में पूछा था करेक्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं. सेकेंड वाला इनकरेक्ट है. रिस्पॉन्डिंग ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जहां पे first, third, fourth and fifth all are mentioned. Switching to the next question. Read the given statement and select the option that correctly identify as true or false. तो अब यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनमें से हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग two or more different kind of crop on a piece of land in a pre-planned succession. Like first time हमने एक crop ग्रो करी है, सेकेंड टाइम में दूसरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, फर्स्ट वाली को फिर से तीसरे नंबर पे ग्रो कर रहे हैं. इस तरीके से रोटेशन के अंदर अगर हम क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हैं तो ये प्लांट्स की ग्रोथ को भी फेवर करता है और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी बैलेंस करने के लिए इफेक्टिव है. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये डेफिनेशन को ही डिफाइन कर रहा है ऑफ द क्रॉप रोटेशन. सेकेंड स्टेटमेंट, कतला एंड सिल्वर फिश आर कॉलम फीडर्स वेयर एज रोहू एंड ग्रास कार्प आर सरफेस फीडर्स.
इन अ कॉम्पोजिट फिश सिस्टम। अब यहां पे हमें चीजें याद रखनी होंगी। कतला एंड सिल्वर कार्प की अगर मैं बात करूं तो दीज टू फिशेस आर नॉट कॉलम फीडर, दीज टू आर सरफेस फीडर्स। रोहू की बात की जाए तो ये सरफेस फीडर नहीं बल्कि कॉलम फीडर की कैटेगरी में आती है। और ग्रास कॉपर ऑल काइंड ऑफ सरफेसेस पे ग्रो कर सकती है। वो कॉलम फीडर की तरह ग्रो कर सकती है, वो सरफेस फीडर की तरह ग्रो कर सकती है, वो मार्जिनल फीडर की तरह भी ग्रो कर सकती है। तो जब हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर को ऑप्ट करते हैं तो हमें किस टाइप के फिशेस को सेलेक्ट करना है, उसके लिए उनके लेवल और जोन ऑफ फीडिंग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, वरना आपस में कंपटीशन होगा और कोई भी तरह की फिश प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। मूविंग टू द थर्ड वन, Apis mellifera is an exotic variety of honeybee, whereas Apis dorsata is an indigenous variety of honeybee. Indigenous variety और Indian variety is the same thing. Mellifera exotic है, बाहर से लाई हुई है, while dorsata Indian ही है। तो this is absolutely correct. Next statement, manganese, that is Mn, boron, zinc are macronutrients required by the plant, while molybdenum, chlorine and sulfur are the micronutrients. थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे बच्चा। मैंगनीज, बोरोन, जिंक, molybdenum एंड क्लोरीन, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सल्फर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो फर्स्ट थिंग जंबलिंग होगी एंड सेकेंड थिंग ये मॉलिब्डेनम और क्लोरीन फर्स्ट कैटेगरी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में फिट होंगे। तो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो इन चारों को लेकर अगर हमें एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना हो तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स। तो TF कैन बी द करेक्ट आंसर। तो अब देख लेते हैं कहाँ पे ये एग्जैक्ट मैचिंग हो रही है। T तक तो ठीक है, बट यहां गड़बड़ हो गई, फर्स्ट लेवल पे गलत है। TF दिस इज फाइन, टी ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इन तीनों ही लेवल पे इनको गलत आइडेंटिफाई कर रखा है। तो एज पर दीज फोर ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फिगर। स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पाइरोगायरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कौन ये स्पाइरोगायरा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? ग्रीन कलर का होता है, इट्स ग्रीन, सो इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने की टेंडेंसी शो करता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देख लेते हैं फर्स्ट फीचर, हमें इससे रिगार्डिंग गलत ढूंढना है। अच्छा, स्पाइरोगायरा मेंबर किसका है? Spirogyra is the member of lower algae. It does not possesses vascular system. Vascular system पहली बार आया था टेरिडोफाइट्स के अंदर। एल्गी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ये भी कह रहा है नहीं है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। The reserve food material is stored in the form of starch. When it is algae, that means a member of plant kingdom. तो stored food material starch ही होगा. This is also correct. It exhibit heterotrophic mode of nutrition. यानी ये दूसरों पे डिपेंड करेगा खाने के लिए। No. It is photosynthetically active. ये अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करेगा। It is an autotrophic ऑर्गेनिज्म। तो गलत पूछा है, तो ये बात तो ये गलत कह रहा है। फर्टिलाइजेशन इज नॉट फॉलोड बाय एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एल्गी के अंदर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद मेन प्लांट स्ट्रक्चर ग्रो करती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैरी आउट नहीं होता। जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर तुरंत मियोसिस कैरी आउट होके कंप्लीट प्लांट बॉडी फिर से हैप्लॉइड वाली ग्रो कर जाती है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन उनमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? बिकॉज जाइगोट बनते ही इमीडिएटली मियोसिस कैरी आउट होती है। बिकॉज जाइगोट अंडरगो
meiosis immediately. जाइगोट से अगर मियोसिस हो रहा है तो वापस से हैप्लॉइड कंडीशन रीस्टोर हो रही है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैरी आउट नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो रिगार्डिंग द गिवन फिगर क्या बात गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इज गलत और इनकरेक्ट बात. नेक्स्ट क्वेश्चन बचा. आइडेंटिफाई PQRST फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें PQRST स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको कॉरस्पॉन्ड करता हुआ जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें नीचे से ढूंढना है. तो सबसे पहले तो पढ़ना होगा बहुत अच्छे से P से लेके T तक स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं. पहला स्टेटमेंट, P इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, स्प्रेड होगी, विच स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. इंटरकोर्स के दौरान स्प्रेड होने वाली डिजीज है. इट कैन बी, अगर हम P को देखें तो गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चारों के चारों में से कुछ भी हो सकता है. सेक्सुअली कांटेक्ट से वो स्प्रेड हो सकते हैं. तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते जस्ट बाय सीइंग द P. देखते हैं क्यों क्या कहता है. कम्युनिकेबल डिजीज है, स्प्रेड होगी, विच स्प्रेड थ्रू फिजिकल कांटेक्ट एंड बाय द यूज ऑफ इन्फेक्टेड आर्टिकल. जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके थ्रू यूज किए हुए चीजों को या उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे डिजीज का स्प्रेड कैरी आउट होगा. लेट अस सी क्यों क्या क्या कह रहा है. मीजल्स वायरल इन्फेक्शन है, फिजिकल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को यूज करने पे स्प्रेड हो सकता है. स्मॉल पॉक्स हो सकता है. सिफिलिस नहीं होगा. रेबीज डायरेक्ट नहीं ट्रांसमिशन होगा. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सी और डी हमारे लिए खत्म हो चुके हैं. लेट अस सी थर्ड क्या कहता है. कम्युनिकेबल डिजीज है बट इट ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ सम वेक्टर. डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं है, कोई बीच में मीडियोकर वेक्टर होगा जिसके थ्रू डिजीज ट्रांसफर हो रही है. R corresponds to malaria or elephantiasis. Elephantiasis is also known as filariasis, जिसमें 1 फुट फूल के बहुत ज्यादा लार्ज साइज का हो जाता है बिकॉज लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है. Which is this infection is caused by filarial worm or it is called as Vaucheria bronchiectae. अब मलेरिया किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मोडियम के थ्रू. बट मॉस्किटो बाइट से वो स्प्रेड होता है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है. लेट अस सी एस और टी क्या कहते हैं. इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज ऑब्जर्व्ड. सेल्स का डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. एंड वन मोर थिंग, इट इज नॉन कम्युनिकेबल मींस जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी इन्फेक्टेड है ये इन्फेक्शन उसी तक रहेगा, आगे आगे स्प्रेड करने की चांसेस नहीं है. तो ऐसा किसके अंदर होता है? टिटनस के अंदर या कैंसर के अंदर? तो ये तो हमने पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया. बट कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं. लेट अस सी द टी ऑल्सो. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. It happens by hypersensitivity of certain antigens such as dust particles and लास्ट ऑप्शन टी क्या कहता है देख लेते हैं. द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सर्टेन एंटीजन सच एज डस्ट एंड पोलन पार्टिकल्स. डस्ट और पोलन की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होंगी और ये एलर्जिक रिएक्शन कैन बी हे फीवर और एड्स. एड्स तो एलर्जिक नहीं है. एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कम्युनिकेबल भी है. तो इसके हिसाब से हमारा टी का आंसर जाता है हे फीवर. तो गोनोरिया इज कम्युनिकेबल, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. Q stands for communicable disease which spread via physical contact or by the use of article, that is measles. It's a kind of viral infection. Communicable disease which transmit with the help of vector, that is malaria. Non-communicable in which the uncontrolled or proliferation of cell is observed, that is the cancer. And the last one, allergic asthmatic things which can come under hay fever. So correct answer as per option P to R क्या जाएगा? It will be option number A. Next, which of the following statement are correct about vegetative propagation in plant? प्लांट के अंदर वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाने के लिए प्लांट के
वेजिटेटिव ऑर्गन्स और पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक वी कैन यूज स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन मल्टीपल फोल्ड्स इन स्मॉल एरिया इन स्मॉल टाइम पीरियड एज वेल। चलो देखते हैं क्या कहता है इसके रिगार्डिंग। हमें ढूंढना क्या है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ सम सीडलेस फ्रूट लाइक बनाना एक्सेट्रा। सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज अ मीन टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंटल प्लांट था उसी के जैसी रेप्लिकास बनती जाएंगी, तो ऑल द प्लांट्स विच आर नाउ प्रोड्यूस्ड एज अ ऑफस्प्रिंग विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, आपस में भी आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट से भी मैच कर रहे होंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू। It makes plant more adapted to the changing environmental condition. जब हम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जीन्स के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इफ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म जैसा था वैसा ही रहेगा। किसी भी तरह को लेकर ज्यादा अडेप्टेबिलिटी, ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंसी, ये कोई फीचर उनमें डेवलप नहीं होंगे। Next, vegetative propagation by plant tissue culture can be used to produce disease-free plant. Absolutely true. अगर हम apical meristematic tissue को use करते हैं तो हम वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स को ग्रो करवा के हम वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंसी टिश्यू कल्चर के थ्रू हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस इज करेक्ट। इट ब्रिंग्स adequate dispersal of vegetative propagule and this reduces the overcrowding. This statement is also correct. तो यहां पे next statement, it brings adequate dispersal of vegetative propagules and this reduces overcrowding. ये काम तब होता जब स्पोर्स बर्स्ट होते और वो हवा के साथ दूर कहीं जाते। वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन करवाने पे एक स्मॉल एरिया में बहुत ही पास खूब सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ओवरक्राउडिंग कैरी आउट होती है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं होती, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4, एंड अकॉर्डिंगली हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the given experimental setup by measuring the movement of oil droplet in the apparatus that what can be investigated. सबसे पहले तो हम हमारे सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हमें दे क्या रखा है। We are given an experimental setup जहाँ पे सेंटर में हमारे पास जर्मिनेटिंग पी प्रेजेंट है। दैट मीन्स जर्मिनेटिंग सीड्स हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी ऑफ रेस्पायरेशन कैरी आउट हो रही है। एंड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, क्या प्रोसेस कैरी आउट होगा, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 इज इवॉल्व्ड। ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाएगा और CO2 रिलीज की जाएगी। नाउ व्हेन दीज सीड्स आर जर्मिनेटिंग, when these peas are germinating, what will happen, CO2 will be released out, और इस CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। यहाँ पे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता तो भी यही एक्टिविटी कैरी आउट होती, बिकॉज ये दोनों के पास टेंडेंसी है दैट दे कैन एब्जॉर्ब द CO2। अब जैसे जैसे CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। What will happen? ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा। अब नाउ व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग यूटिलाइज्ड, तो अंदर की जो ट्यूब है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो देयर विल बी अ सक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो मूव करके आगे आ जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज होती जाएगी वैसे वैसे ऑयल ड्रॉपलेट आगे की तरफ खिसकती जाएगी। और यहाँ पे हमने स्केल लगा रखी है, तो
जितना ऑयल पार्टिकल मूव करेगा उतनी ऑक्सीजन वहां से हटी है, उतनी ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुई है। रिमूव हुई है तो कहाँ गई, उतनी ऑक्सीजन को इन जर्मिनेटिंग सीड्स ने यूटिलाइज कर लिया है। तो हमारी फाइनल फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, पहुंचेंगे बट हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही CO2 रिलीज होगी उसको NaOH जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, टेम्परेचर के अंदर राइज कुछ खास नहीं ऑब्जर्व होगा। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ऑयल ड्रॉपलेट का खिसकना जिसको हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यस, ऑक्सीजन इज बीइंग यूटिलाइज ड्यूरिंग the process of germination of seed and that is why vacuum has created, suction की वजह से oil droplet का movement हुआ। Water is produced during germination, accumulation of water is not observed, so we can't say कि यहाँ पे water का formation carry out हुआ and hence our correct answer will be option number C. Next, study the following cross upon self-pollination in F1 generation. The combination of the character in F2 progeny and their ratio will be. तो यहाँ पे हमें सिंपली मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था वो दे रखा है। पेरेंट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं जबकि एक पेरेंट दोनों रिसेसिव कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी ये हेटेरोजाइगस होगी दोनों कैरेक्टर्स को लेकर। क्वेश्चन कह रहा है F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवानी है, उनको पॉलिनेशन करवाना है, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है, यानी कि दोनों ही पेरेंटल टाइप कैसे होंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रोजेनी का क्या जीनोटाइप रहेगा और इन्हीं का ही क्या फिनोटाइप रहेगा। सबसे पहले तो ये दोनों टर्म, जीनोटाइप जो जीन के एक्सप्रेशंस कहते हो, फिनोटाइप जो एक्सटर्नली विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि यहाँ पे सीड्स जो हैं वो राउंड होंगे, येलो होंगे, रिंकल्ड होंगे या ग्रीन होंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं एज पर देयर फिनोटाइप, मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या रेशो रहने वाला है। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशो था बच्चा, इट वाज 9:3:3:1 था। अब इसमें कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो दीज 9 विल बी प्योरली पेरेंटल डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट मीन्स राउंड एंड येलो सीड। और जो ये लास्ट वाला 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरली पेरेंटल कैरेक्टर लेकिन रिसेसिव वाले। रिसेसिव वाले कैरेक्टर क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। अब बचे बीच के 2, 3:3, ये रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो मिक्सचर शो करेंगे, राउंड के साथ ग्रीन कलर और रिंकल्ड के साथ येलो कलर, यानी एक कैरेक्टर रिसेसिव वाला, एक कैरेक्टर डोमिनेंट वाला, एक कैरेक्टर डोमिनेंट वाला, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव वाला। सो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1. That is 9:3:3:1 is the phenotypic expression of dihybrid cross of Mendel. Next question. There is a graph given which shows amount of oxygen in the 4 blood samples PQRS. तो यहाँ पे x axis पे mentioned है blood sample, y axis पे mentioned है amount of oxygen और उनके कुछ ग्राफ दे रखे। Take some time from different blood vessels in the body taken at same time. These 4 level of blood oxygen was taken at the same time from different blood vessels of the body. They were taken from at the same time from different blood vessel of the body.
The diagram here, there is mentioned a diagram which shows circulation of our body. Which blood sample, P, Q, R, S, P, Q, R and S have been most likely taken from the part X and part Y of the circulatory system. अब सबसे पहले देखते हैं X और Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बॉडी के ऑर्गन से वाई के थ्रू ब्लड कलेक्ट होकर जा रहा है राइट ऑरिकल के अंदर. दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीना कैवा. बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है तो ये ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड. इफ ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड दैट मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम, लीस्ट ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन इट. एक्स कहां से कहां आ रहा है, लंग्स से एंटर कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर. लंग्स के पास ब्लड जाता क्यों है, CO2 को निकाल दे और ऑक्सीजन को मिक्स कर ले. यानी कि एक्स पार्ट के अंदर जो ब्लड है ये आ किसके थ्रू है, दैट इज इट इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. एक्सेप्शन है, जनरली वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है बट पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट होता है. पल्मोनरी वेन जो कहां से कहां तक ब्लड को लेकर आ रही है, फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट. तो ये ब्लड है कैसा, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. इन चार ग्राफ्स में से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल किसका है, आर का. तो X कोरिलेट्स विद द आर और Y के अंदर हमने बोला है डीऑक्सीजनेटेड, लीस्ट क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. सबसे कम ऑक्सीजन किस में है, Q में. तो Q कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ब्लड प्रेजेंट इन द Y ट्यूब. X और Y का पूछा है तो करेक्ट आंसर X के अंदर है R, Y के अंदर है Q. तो हमारा आंसर जाना चाहिए R and Q, दैट इज ऑप्शन नंबर D. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन ग्राफ बना दिया, डायग्राम दे दिया. घबराने और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सब कुछ इसमें डिटेल में दे रखा है. आपको बस इतना पता लगाना था कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है एंड अकॉर्डिंगली इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आसान था. राइट बच्चा, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आसान था. अब बात करते हैं अचीवर सेक्शन की. यहां के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे, थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे या मैं कहूं थोड़े से ज्यादा लेंथी होंगे. अगेन डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लेट अस सी. रीड द पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड. इटैलिक्स किए कुछ वर्ड्स को, इनके ऊपर हमें इंपॉर्टेंट फोकस करते हुए हमारे आंसर्स तक पहुंचना है. ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं. साइटोकाइनिन्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच डिले द सीनेसेंस. साइटोकाइनिन सीनेसेंस को डिले करने का काम करते हैं, प्लांट को यंग और एक्टिव रखने का काम करते हैं. सही बात कह रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन क्या कह रही है, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं NaA is natural whereas indole 3 acetic acid जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं IAA is synthetic auxin. यहां ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर गया. IAA that is indole 3 acetic acid is natural while the naphthalene acetic acid is synthetic. तो इनको रिवर्स कर दे तो बात सही हो जाएगी. Gibberellin inhibits growth of subapical meristem and causes blotting in rosette plants. जिब्रेलिन के बारे में दे रखा है यहाँ पे कि ये रोजेट हैबिटेट को रोजेट हैबिटेट को इनहिबिट करने का काम करता है, सब एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हुए. नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द ग्रोथ and causes abscission of the flowers and fruit, while ethylene induces ripening of the climacteric fruits and formation of root hair. ये बात भी सही है. हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट. गलत स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं उनको ढूंढने का काम करना है. देखते हैं. Read the given paragraph and find out the words which has been italicized. कुछ वर्ड्स को यहाँ पे इटैलिक्स में किया गया है.
हमें पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुंचना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो इन इटैलिक्स वर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, कौन सी बात गलत है, इनकरेक्ट है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखते हैं, साइटोकाइनिन आर द नेचुरल सब्सटेंस विच डिले सीनेसेंस। साइटोकाइनिन वो नेचुरल सब्सटेंस हैं जो सीनेसेंस को डिले करने का काम करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज ये सेल्स को डिविडिंग फेज के अंदर रखते हैं और प्लांट को यंग बना के रखने का काम करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, Naphthalene acetic acid is a natural, whereas indole 3 acetic acid is synthetic oxime। बच्चा ये naphthalene acetic acid को हम शॉर्ट में लिखते हैं NaA and the indole 3 acetic acid is represented as IAA। यहाँ पे थोड़ी सी बात को इंटरचेंज कर दें तो सही हो जाएगी। indole 3 acetic acid is natural while The NaA is synthetic oxime। तो इसको इंटरचेंज करना जरूरी है, तब ये सही होगा, नहीं तो गड़बड़ है। Gibberellin inhibits the growth of subapical meristem and cause blotting in rosette plant। This is false। Gibberellin तो इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, रोकता नहीं है, बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं, abscisic acid stimulate growth and causes abscission of the flower and fruit। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं करता, वो ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करता है। तो इस इनहिबिट और इस स्टिमुलेट को अगर इंटरचेंज कर दें तो बात दोनों के लिए सही हो जाएगी, जिब्रेलिन के लिए भी और एब्सिसिक एसिड के लिए भी। Ethylene induces ripening of climacteric fruit and formation of root hair। Absolutely correct बात है। इथाइलिन गैशियस हार्मोन है, इकलौता गैशियस हार्मोन है, फ्रूट की राइपनिंग के लिए इसको यूज करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट ये रूट हेयर के फॉर्मेशन को भी एलिसिट करता है, बढ़ावा देता है। अब हमसे पूछा क्या है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है आउट ऑफ दीज 4, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब देखते हैं कि ये 4 क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जो पैराग्राफ दे रखा था उसको समझा है, उसके अंदर क्या गलतियां थी उन्हें निकालने की कोशिश करी है। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। साइटोकाइनिन शुड बी रिप्लेस्ड विद इथाइलिन, यानी साइटोकाइनिन जो नेचुरल सब्सटेंस है जो सीनेसेंस को डिले करता है उसको हमें रिप्लेस करने का कह रहा है इथाइलिन के साथ। नो 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 नो, दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज उसका रोल वहां पे सही है, इसका रोल यहाँ पे सही है। तो जब दोनों जगह सही बात है तो हम इंटरचेंज क्यों ही करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड दैट इज NaA एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड शुड बी इंटरचेंज। ये हमने बात की ही थी। इंडोल 3 एसिटिक एसिड नेचुरल वाला है जबकि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड सिंथेटिक वाला है। इंटरचेंज कर दें तो बात ठीक हो जाएगी। हाँ जी ठीक हो जाएगी। इनहिबिट एंड स्टिमुलेट शुड बी इंटरचेंज, इस इनहिबिट को इस स्टिमुलेट के साथ इंटरचेंज कर दे तो बात जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों को लेकर सही हो जाएगी। हाँ जी सही हो जाएगी। इथाइलिन शुड नॉट बी रिप्लेस एज इट इज करेक्टली मेंशन्ड। इथाइलिन का रोल कि ये फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन को फेवर करता है, ये एब्सोल्युटली सही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी, सी एंड डी वो ऑल 3 आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर ए कि साइटोकाइनिन और इथाइलिन को रिप्लेस कर दो। नहीं, रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का फंक्शन सही सही मेंशन कर रखा है। तो बस इसी तरह के थोड़े से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को यहाँ पे अचीवर सेक्शन में आपके लिए दे दिए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा NSO के पेपर्स के अंदर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये ग्राफ 5 में से 4 पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस सी कि ये ग्राफ जो है इसके अंदर जो 4 नोटेशन है PQRS वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले हम उसे मेंशन कर देते हैं। R is the representation of LH hormone, P is the representation of progesterone, Q is the representation of SSH, while the S is representation of estrogen hormone। किसके बेसिस पे पता किया हमने ये? On the basis of graph we have concluded कि जो मिड ऑफ साइकिल के अंदर पीक है that is due to LH।
फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराने के लिए इनिशियली FSH हाई है, देन मिड ऑफ फॉलिकल फेज के अंदर जब ओव्यूलेशन होना है तो LH के साथ FSH की भी पीक आती है। इनिशियल लेवल पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, बट आफ्टर ओव्यूलेशन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई है, लेटर ऑन वापस से कर्व नीचे जा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का डाउन जाना ऑनसेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को। And the S is the representation of the estrogen hormone. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। Refer to the given graph showing level of different hormone from P to S during the menstrual cycle in a normal woman. Identify the hormone P to S and select the correct statement regarding them. सही बात क्या है वो हमें ढूंढनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर स्टिमुलेट, आर मीन्स LH हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। LH का काम होता है ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना, ना कि प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को फेवर करना। Q stimulate the corpus luteum of the ovary to secrete progesterone. Q is FSH, which is responsible for the development of follicle, not for the secretion of hormone progesterone. Second statement. So first is incorrect. Menstrual phase is caused by increase in production of P and S. P is progesterone, S is estrogen. अब यहाँ कह रहा है menstrual phase is caused by increase. It carry out by the decrease in the level of progesterone and estrogen. अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। उस केस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का M फेज, दैट मीन्स ब्लीडिंग फेज, स्टार्ट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Proliferative phase is characterized by increased production of S, whereas secretory phase is characterized by increased production of P, that is progesterone. This is absolutely true, क्योंकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस टाइम पे प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है उस टाइम पे लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हाई है एंड देन सिक्रीटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। इन मेल्स R cause spermatogenesis, R is LH, while Q, that is FSH, stimulates leading cells to secrete the testosterone. ये दोनों की बातों को रिवर्स करके लिख दिया। अगर उल्टा देता, in males FSH causes spermatogenesis where LH stimulate leading cell to secrete testosterone, तो बात सही हो जाती। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है हमारा? इनको इंटरचेंज करते तो सही होता, वरना ये भी गलत। A, B and D गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चा C। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से ध्यान से सारे के सारे हार्मोन्स का रोल कौन सा कब किस फेज में सिक्रीट होता है यू मस्ट नो, ध्यान में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा NSO का पेपर जो 2019-20 के अंदर क्लास 10th में पूछा गया और हमने डिस्कस किया है सिर्फ बायोलॉजी वाला सेक्शन। आप माई क्लासरूम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज अपडेट रखने के लिए खुद को यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो सेगमेंट है उसके लिंक्स भी आपको बायोलॉजी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इन द सीक्वेंस ये हमारा थर्ड पेपर डिस्कशन था। वी विल बी कमिंग विद मोर 2 पेपर्स ऑफ सेट A, देन देयर विल बी अनदर सेट B. So just stay tuned, subscribe our channel, like the video and share it as much as you can do with your friends. ये आपको NSO के प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। Good luck, take care.